आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कनक घबरा उठी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजकुमार के बारे में जितना ही सोचती, चिंताओं की छोटी बड़ी अनेक तरंगों आवर्तों से मन मथ जाता, पर उन चिंताओं के भीतर से उपाय की कोई भी मणि नहीं मिल रही थी जिसकी प्रभा उसके मार्ग को प्रकाशित करती। राजकुमार के प्रति उसके प्रेम का ये प्रखर बहाव बंधी हुई जलराशि से छूटकर अनुकूल पथ पर बह चलने की तरह स्वाभाविक और सार्थक था। पहले ही दिन उसने राजकुमार के शौर्य का जैसा दृश्य देखा था, उसके सबसे एकांत स्थान पर, जहां तमाम जीवन में मुश्किल से किसी का प्रवेश होता है, पत्थर के अक्षरों की तरह उसका पौरुष चित्रित हो गया था। सबसे बड़ी बात जो रह रहकर उसे याद आती थी, वो राजकुमार की उसके प्रति श्रद्धा थी। कनक ने ऐसा चित्र तब तक नहीं देखा था, इसीलिए उस पर राजकुमार का स्थायी प्रभाव पड़ गया। माता की केवल जबानी शिक्षा इस प्रत्यक्ष उदाहरण के सामने पराजित हो गई, और वो जिस तरह की शिक्षा के भीतर से आ रही थी, परिचय के पहले ही प्रभात में किसी मनोहर दृश्य पर उसकी दृष्टि बंध जाना, अटक जाना, उसके जीवन की स्वच्छ अबाध प्रगति का उचित परिमाण ही हुआ। उसकी माता शिक्षित तथा समझदार थी, इसीलिए उसने कन्या के सबसे प्रिय जीवनोन्मेष को बाहरी आवरण द्वारा ढक देना उसकी बाढ़ के साथ ही जीवन की प्रगति को भी रोक देना समझा था। सोचते सोचते कनक को याद आया, उसने साहब की जेब से एक चिट्ठी निकाली थी, फिर उसे अपनी फाइल में रख दिया था। वो तुरंत चलकर फाइल की तलाशी लेने लगी। चिट्ठी मिल गई। साहब की जेब से ये राजकुमार की चिट्ठी निकाल लेना चाहती थी, पर हाथ एक दूसरी चिट्ठी लगी। उस समय घबराहट में वहीं उसने पढ़कर नहीं देखा। घर में खोला तो काम की बातें न मिली। उसने चिट्ठी को फाइल में नत्थी कर दिया। उसने देखा था युवक ने पेंसिल से पत्र लिखा है, पर यह स्याही से लिखा गया था। इसकी बातें भी उस सिलसिले से नहीं मिलती थीं। इस तरह ऊपरी दृष्टि से देखकर ही उसने चिट्ठी रख दी। आज निकालकर फिर पढ़ने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा। बड़ी प्रसन्न हुई। ये वही हैमिल्टन साहब थे। वो हो न हो, पर यह पत्र हैमिल्टन साहब ही के नाम लिखा था, उसके एक दूसरे अंग्रेज मित्र मिस्टर चर्चिल ने। मजमून रिश्वत और अन्याय का। कनक की आंखें चमक उठीं। इस कार्य की सहायता की बात सोचती ही उसे श्रीमती कैथरीन की याद आई। अब कनक पढ़ती नहीं, इसीलिए श्रीमती कैथरीन का आना बंद है। कभी कभार आकर मिल जाती। मकान में पढ़ने की किताबें पसंद कर जाया करती हैं। कैथरीन अब भी कनक को वैसे ही प्यार करती हैं। कभी कभी पश्चिमी आर्ट, संगीत और नृत्य की शिक्षा के लिए साथ यूरोप चलने की चर्चा भी करती हैं। सर्वेश्वरी की उसे यूरोप भेजने की इच्छा थी, पर पहले वो अच्छी तरह से उसे अपनी शिक्षा दे देना चाहती थी। कनक ने ड्राइवर को मोटर लगाने के लिए कहा। कपड़े बदलकर चलने के लिए तैयार हो गई। मोटर पर बैठकर ड्राइवर से पार्क स्ट्रीट चलने के लिए कहा। कितनी व्यग्रता! जितने भी दृश्य आंखों पर पड़ते हैं, जैसे बिना प्राणों के हों। दृष्टि कहीं भी नहीं ठहरती। पलकों पर एक ही स्वप्न संसार की अपार कल्पनाओं से मधुर हो रहा है। व्यग्रता ही इस समय यथार्थ जीवन है, और सिद्धि के लिए वेदना के भीतर से काम्य साधना
अंतर्जगत के कुल अंधकार को दूर करने के लिए उसका एक ही प्रदीप पर्याप्त है। उसके हृदय की लता को सौंदर्य की सुगंध से भर रखने के लिए उसका एक ही फूल बस है। तमाम भावनाओं के तार अलग अलग स्वरों में झंकार करते हैं। उसकी रागनी से एक ही तार मिला हुआ है। असंख्य ताराओं की उसे आवश्यकता नहीं। उसके झरोखे से एक ही चंद्र की किरण उसे प्रिय है। तमाम संसार जैसे अनेक कलरवों के बुद्बुद गीतों से समुद्वेलित, क्षुब्ध और पैरों को स्खलित कर बहा ले जाने वाला विपत्ति संकुल है। एक ही भय को हृदय से लगा तैरती हुई वो पार जा सकेगी। सृष्टि के सब रहस्य इस महाप्रलय में डूब गए हैं। उसका एक ही रहस्य तपस्या से प्राप्त अमर वर की तरह उसके साथ संबद्ध है। शंकित दृष्टि से वो इस प्रलय को देख रही है। पार्क स्ट्रीट आ गया। कैथरीन के मकान के सामने गाड़ी खड़ी करवा कनक उतर पड़ी। नौकर से खबर भेज दी। कैथरीन अपने बंगले से निकल आई और बड़े स्नेह से कनक को भीतर ले गई। कैथरीन से कनक की अंग्रेजी में बातचीत होती थी। आने का कारण पूछने पर कनक ने साधारण कुल किस्सा बयान कर दिया। कैथरीन सुनकर पहले कुछ चिंतित हो गई, फिर क्या सोचकर मुस्कुराई। प्रेम की सरल बातों से उसे बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारा विवाह चर्च में नहीं हुआ, थिएटर में हुआ। तुमने एक नया काम किया। उसने कनक को इसके लिए धन्यवाद दिया। कल पेशी है। कनक उत्तर प्राप्ति की दृष्टि से देख रही थी। मेरे विचार से मिस्टर हैमिल्टन के पास इस समय जाना ठीक नहीं। वो ऐसी हालत में बहुत बड़ा जोर कुछ दे नहीं सकते और उन पर इस पत्र से एक दूसरा मुकदमा चल सकता है। पर यह सब मुफ्त की दिक्कत बढ़ाना है। अगर आसानी से अदालत का काम हो जाए तो इतनी परेशानी से क्या फायदा। आसानी से अदालत का काम कैसे? तुम मकान जाओ, मैं हैमिल्टन को लेकर आती हूं। मेरी उनकी अच्छी जान पहचान है। खूब सच कर रहना, और अंग्रेजी तरीके से नहीं, हिंदुस्तानी तरीके से। कहकर कैथरीन हंसने लगी। आचार्य से मुक्ति का अमोघ मंत्र मिलते ही कनक ने भी परी की तरह अपने सुख के काल्पनिक पंख फैला दिए। कैथरीन गैरेज में अपनी गाड़ी लेने चली गई। कनक रास्ते पर टहलती रही। कैथरीन हंसती हुई जल्दी जाओ कहकर रोडन स्ट्रीट की तरफ चली, कनक बहू बाजार की तरफ। घर में कनक माता से मिली। सर्वेश्वरी को दारोगा की गिरफ्तारी से कुछ भय था, पर कनक की बातों से उसकी शंका दूर हो गई। कनक ने माता को अच्छी तरह थोड़े शब्दों में समझा दिया। माता से उसने कुल जेवर पहना देने के लिए कहा। सर्वेश्वरी हंसने लगी। नौकर को बुलाया। जेवर का बॉक्स उठवा तिमंजिले पर कनक के कमरे को चली। सब रंगों की रेशमी साड़ियां थीं। कनक के स्वर्ण रंग को दोपहर की आभा में कौन सा रंग ज्यादा खिला सकता है, सर्वेश्वरी इसकी जांच कर रही थी। उसकी देह से सटा सटाकर उसकी और साड़ियों की चमक देखती थी। उसे हरे रंग की साड़ी पसंद आई। पूछा, बता सकती हो इस समय ये रंग क्यों अच्छा होगा? कनक प्रश्न और कौतुक की नजर से देखने लगी। तेज धूप में हरे रंग पर नजर ज्यादा बैठती है, उसे आराम मिलता है। उस बेशकीमत कामदार साड़ी को निकाल कर रख लिया। कनक नहाने चली गई। माता एक एक सब बहुमूल्य हीरे पन्ने पुखराज के जड़ाऊ जेवर निकाल रही थी। कनक नहाकर धूप में चार दीवारी के सहारे पीठ के बल खड़ी बाहर बालों को खोले हुए सुखा रही थी। मन राजकुमार के साथ अभिनय के सुख की कल्पना में लीन था। वो अभिनय को प्रत्यक्ष की तरह देख रही थी। उन्होंने कहा है, सोचती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अमृत से सर्वांग तर हो रहा था। बाल सूख गए। वो खड़ी ही रही। माता ने बुलाया। ऊंची आवाज से कल्पना की तंद्रा छूट गई। वो धीरे धीरे माता के पास चली। सर्वेश्वरी कन्या को सजाने लगी। पैर, कमर, कलाई, बाजू, वक्ष, गला और मस्तक अलंकारों से चमक उठे। हरी साड़ी के ऊपर तथा भीतर से रत्नों के प्रकाश की छटा छुरियों सी निकलती हुई। किरणों के बीच उसका सुंदर सुडौल चित्र सा खिंचा हुआ मुख। एक नजर आपाद मस्तक देखकर माता ने तृप्ति की सांस ली। कनक एक बड़े आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखा, राजकुमार की याद आई। कल्पना में दोनों की आत्माएं मिल गईं। देखा, आईने में वो हंस रही थी। नीचे से आकर नौकर ने खबर दी, मेम साहब के साथ एक साहब आए हुए हैं। कनक ने ले आने के लिए कहा।
कैथरीन ने हैमिल्टन साहब से कहा था कि उन्हें ऐसी एक सुंदरी भारतीय पढ़ी लिखी युवती दिखाएंगी जैसी उन्होंने शायद ही कहीं देखी हो, और वो गाती भी लाजवाब है और अंग्रेजों की ही तरह उसी लहजे में अंग्रेजी भी बोलती है। हैमिल्टन साहब कुछ दिल से और कुछ पुलिस में रहने के कारण सौंदर्योपासक बन गए थे। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी समझदार युवती से बिना परिश्रम के ही कैथरीन उन्हें मिला सकती है, ऐसा शुभ अवसर छोड़ देना उन्होंने किसी सुंदरी के स्वयंवर में बुलाए जाने पर भी लौट आना समझा। कैथरीन ने यह भी कहा था कि आज अवकाश है, दूसरे दिन इतनी सुगमता से भेंट भी नहीं हो सकती। साहब तत्काल कैथरीन के साथ चल दिए थे। रास्ते में कैथरीन ने समझा दिया था कि किसी अशिष्ट व्यवहार से वो अंग्रेज जाति को कलंकित नहीं करेंगे, और यदि उसे अपने प्रेम में ला सके तो ये जाति के लिए गौरव की बात होगी। साहब दिल ही दिल में प्रेम की परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होंगे, इसका प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। तब तक ऊपर से कनक ने बुला भेजा। कैथरीन आगे आगे, साहब पीछे पीछे चले। साहब भी मर्दानी पोशाक से खूब लैस थे। चलते समय चमड़े के कलाई बंद में बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। नौकर दोनों को तिमंजले पर ले गया। मकान देखकर साहब के दिल में अदेख सुंदरी के प्रति इज्जत पैदा हुई थी। कमरा देखकर साहब आश्चर्य में पड़ गए। सुंदरी को देखकर साहब के होश उड़ गए। दिल में कुछ घबराहट हुई, पर कैथरीन कनक से बातचीत करने लगी तो कुछ संभल गए। सामने 2 कुर्सियां पड़ी थीं। कैथरीन और साहब बैठ गए। यों दूसरे दिन उठकर कनक कैथरीन से मिलती थी, पर आज वो बैठी ही रही। कैथरीन इसका कारण समझ गई। साहब ने इसे हिंदुस्तानी कुमारियों का ढंग समझा। कनक ने सूरत से साहब को पहचान लिया, पर साहब उसे नहीं पहचान सके। तब से इस सूरत में साज के कारण बड़ा फर्क था। साहब अनिमेष आंखों से उस रूप की सुधा पीते रहे। मन ही मन उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उसके लिए यदि वो कहे तो साहब सर्वस्व देने को तैयार हो गए। श्रीमती कैथरीन ने साहब को समझा दिया था कि उसके कई अंग्रेज प्रेमी हैं, पर अभी उसका किसी पर प्यार नहीं हुआ। यदि वो उसे प्राप्त कर सकें तो राजकन्या के साथ ही राज्य भी उन्हें मिल जाएगा, कारण उसकी मां की जायदाद पर उसी का अधिकार है। कैथरीन ने कहा, मिस, एक गाना सुना। ये मिस्टर हैमिल्टन, पुलिस सुपरिंटेंडेंट 24 परगना है, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। कनक ने उठकर हाथ मिलाया। साहब उसकी सभ्यता से बहुत प्रसन्न हुए। कनक ने कहा, हम लोग पृथक पृथक आसन से वार्तालाप करेंगे, इससे आलाप का सुख नहीं मिल सकता। साहब अगर पतलून उतार डाले, मैं उन्हें धोती दे सकती हूं, तो संग सुख की प्राप्ति पूरी मात्रा में हो। कुर्सी पर बैठकर पियानो, टेबल, हारमोनियम बजाए जा सकते हैं, पर आप लोग यहां हिंदुस्तानी गीत ही सुनने के लिए आए हैं, जो सितार और सुर बहार से अच्छी तरह अदा होंगे, और उनका बजाना बराबर जमीन पर बैठकर ही हो सकता है। कनक ने अंग्रेजी में कहा। कैथरीन ने साहब की तरफ देखा। नायिका के प्रस्ताव के अनुसार ही उसे खुश करना चाहिए। साहब ने अपने साहबी ढर्रे से समझा, और उन्हें वहां दूसरे प्रेमियों से बढ़कर भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी थी। उधर कैथरीन की मौन चितवन का मतलब भी उन्होंने यही समझा। साहब तैयार हो गए। कनक ने एक धुली 48 इंच की बढ़िया धोती मंगा दी। साहब को कैथरीन ने धोती पहनना बतला दिया। दूसरे कमरे से साहब धोती पहन आए और कनक के बराबर गद्दी पर बैठ गए। एक तकिए का सहारा कर लिया। कनक ने सुर बहार मंगवा लिया। तार स्वर से मिलाकर पहले एक गत बजाई। स्वर की मधुरता के साथ साथ साहब के मन में उस परी को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी दृढ़ होती गई। कैथरीन ने बड़े स्नेह से पूछा, ये किससे सीखा? अपनी मां से? जी हां। कनक ने सिर झुका लिया। अब एक गाना गाओ, हिंदुस्तानी गाना, फिर हम जाएंगे, हमें देर हो रही है। कनक ने एक बार स्वरों पर हाथ फेर लिया, फिर गाने लगी। गाना सारंग। याद रखना इतनी ही बात, नहीं चाहते मत चाहो तुम, मेरे अर्घ सुमन दलनाथ। मेरे वन में भ्रमण करोगे जब तुम, अपना पथ श्रम आप हारोगे जब तुम। ढक लूंगी मैं अपने दृगमुख, छिपा रहूंगी गात। याद रखना इतनी ही बात। सरिता के उस नीरव निर्जन तट पर आओगे जब मंद चरण तुम चलकर, मेरे शून्य घाट के प्रति करुणा कर।
हेरोगे नित प्रात, याद रखना इतनी ही बात। मेरे पथ की हरित लताएं तृणदल, मेरे श्रम सिंचित देखोगे अचपल। पलकहीन नयनों से तुमको प्रतिपल हेरेंगे अज्ञात, याद रखना इतनी ही बात। मैं न रहूंगी जब सूना होगा जग, समझोगे तब ये मंगल कलरव सब। था मेरे ही स्वर से सुंदर जगमग, चला गया सब साथ, याद रखना इतनी ही बात। साहब एकटक मन की आंखों से देखते, हृदय के कानों से सुनते रहे। उस स्वर की सरिता अनेक तरंग भंगों से बहती हुई जिस समुद्र से मिली थी, वहां तक सभी यात्राएं पर्यवसित हो जाती थीं। श्रीमती कैथरीन ने पूछा, कुछ आपकी समझ में आया? साहब ने अनजान की तरह सिर हिलाया, कहा, इनका स्वरों से खेलना मुझे बहुत पसंद आया, पर मैं गाने का मतलब नहीं समझ सका। कैथरीन ने मतलब थोड़े शब्दों में समझा दिया। हिंदुस्तानी भाषा में ऐसे भी गाने हैं? साहब ताज्जुब करने लगे। कनक को साहब देख रहा था। उसकी मुद्राएं भंगिमाएं गाने के समय इस तरह अपने मनोभावों को व्यंजित कर रही थीं, जैसे वो स्वर के स्रोत में बहती हुई प्रकाश के द्वार पर आ गई हो और अपने प्रियतम से कुछ कह रही हो, जैसे अपने प्रियतम को अपना सर्वस्व पुरस्कार दे रही हो। संगीत के लिए कैथरीन ने कनक को धन्यवाद दिया और साहब को अपने चलने का संवाद, साथ ही उन्हें समझा दिया कि उनकी इच्छा हो तो कुछ देर वो वहां ठहर सकते हैं। कनक ने सुर बहार एक बगल रख दिया। एकांत की प्रिय कल्पना से, अभिसिप्त की प्राप्ति के लोभ से साहब ने कहा, अच्छा आप चलें, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। कैथरीन चली गई। साहब को एकांत मिला। कनक बातचीत करने लगी। साहब कनक पर कुछ अपना भी प्रभाव जतलाना चाहते थे और दैवात कनक ने प्रसंग भी वैसा ही छेड़ दिया। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, प्रेम की बातें हिंदी में कीजिए। आप 24 परगने के पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं? हाँ। थोड़ी ऊंची करके साहब से जहां तक तनते बना तन गए। आपकी शादी तो हो गई होगी? साहब की शादी हो गई थी, पर मेम साहब को कुछ दिन बाद आप पसंद नहीं आए, इसलिए इनके भारत आने से पहले ही वो इन्हें तलाक दे चुकी थी, एक साधारण से कारण को बहुत बढ़ाकर। पर ये साहब साफ इनकार कर गए और इसे ही उन्होंने प्रेम बढ़ाने का उपाय समझा। अच्छा, अब तक आप अविवाहित हैं? आपसे किसी का प्रेम नहीं हुआ? हमको अभी तक कोई पसंद नहीं आया, हम तुमको पसंद करता है। साहब कुछ नजदीक खिसक आए। कनक डरी। उपाय एक ही उसने आजमाया था और उसी का उपयोग वो साहब के लिए भी कर बैठी। शराब पीजिएगा? हमारे यहां शराब पिलाने की चाल है। साहब पीछे कदम धरने वाले न थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कनक ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, नौकर से शराब और सोडा वाटर मंगवा लिया। तो अब तक किसी को नहीं प्यार किया, सच कहिएगा? हम सच बोलता, किसी को नहीं। साहब को तैयार कर एक गिलास में उसी तरह दिया। साहब बड़े अदब से पी गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें गिलास पर इनकार कर गए। अधिक शराब जल्दी में पी जाने से नशा बहुत तेज होता है, ये कनक जानती थी, इसीलिए वो फुर्ती कर रही थी। उधर साहब को भी अपनी शराब पाचन शक्ति का परिचय देना था, साथ ही अपने अकृत्रिम प्रेम की परीक्षा। कनक ने सोचा, भूत सिद्ध की तरह हमेशा भूत को एक काम देते रहना चाहिए, नहीं तो कहा गया है वो अपने साधक पर ही सवारी कस बैठता है। कनक ने तुरंत फरमाया, कुछ गाओ और नाचो, मैं तुम्हारा नाच देखना चाहती हूं। तब तुम भी आओ। यहां डांसिंग स्टेज कहाँ? यहीं नाचो, मुझे नाचना नहीं आता, मैं तो सिर्फ गाती हूं। अच्छा, तुम बोलता तो हम नाच सकता। साहब अपनी भोंपू आवाज में गाने और नाचने लगे। कनक देख देख कर हंस रही थी, कभी कभी साहब का उत्साह बढ़ाती। बहुत अच्छा हो रहा है। साहब की नजर पियानो पर पड़ी, कहा, देखो अभी हम पियानो बजाता, फिर तुम कहेगा तो हम नाचेगा। अच्छा बजाओ। साहब पियानो बजाने लगे। कनक ने तब तक अंग्रेजी गीतों का अभ्यास नहीं किया था, पर कविता के यति भंग की तरह सब स्वरों का सम्मिलित विद्रोह उसे असह्य हो गया। उसने कहा, साहब हमें तुम्हारा नाचना गाने से ज्यादा पसंद है। साहब अब तक औचित्य की रेखा पार कर चुके थे, आंखें लाल हो रही थीं। प्रेमिका को नाच पसंद है सुनकर बहुत ही खुश हुए
और शीघ्र ही उसे प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लेने की लालसा से नाचने लगे। नौकर ने बाहर से संकेत किया। कनक उठ गई, नौकर को इशारे से आदेश दे लौट आई। धड़ 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 कई आदमी जीने पर चढ़ रहे थे। आगंतुक बिल्कुल कमरे के सामने आ गए। हैमिल्टन को नाचते हुए देखा। हैमिल्टन ने भी उन्हें देखा, पर उनकी परवाह न कर नाचते ही रहे। ओ, तुम दूसरे हो रॉबिन्सन? हैमिल्टन ने पुकार कर कहा। नहीं, मैं चौथा हूं, रॉबिन्सन ने बढ़ते हुए जवाब दिया। तितलियों सी मूछें, लंबे तगड़े रॉबिन्सन साहब मजिस्ट्रेट थे। कैथरीन के पीछे पीछे कमरे के भीतर गए। कई और आदमी भी साथ थे। कुर्सियां खाली थीं, बैठ गए। कैथरीन ने कनक से रॉबिन्सन साहब से हाथ मिलाने के लिए कहा। ये मजिस्ट्रेट हैं, तुम अपना कुल किस्सा इनसे बयान कर दो। हैमिल्टन को धोती पहने नाचता हुआ देख रॉबिन्सन बारूद हो गए थे। कनक ने हैमिल्टन की जेब से निकाली हुई चिट्ठी साहब को दे दी। पढ़ते ही आग में पेट्रोल पड़ गया। कनक कहने लगी, एक दिन मैं ईडन गार्डन तालाब के किनारे वाली बेंच पर अकेली बैठी थी। हैमिल्टन ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जैसे अशिष्ट शब्द कहे, मैं कह नहीं सकती। उसी समय एक युवक वहां पहुंच गया। उसने मुझे बचाया। हैमिल्टन उससे बिगड़ गया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। दोनों में कुछ देर हाथापाई होती रही। उस युवक ने हैमिल्टन को गिरा दिया और कुछ रद्दे जमाए, जिससे हैमिल्टन बेहोश हो गया। तब उस युवक ने अपने रूमाल से हैमिल्टन का मुंह धो दिया और सिर में उसी की पट्टी लपेट दी। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी और इनकी जेब में डाल दी। मुझसे जाने के लिए कहा। मैंने उससे पता पूछा, पर उसने नहीं बतलाया। वो हाईकोर्ट की राह चला गया। अपने बचाने वाले का पता मालूम कर लेना मैंने अपना फर्ज समझा, इसीलिए वहीं फिर लौट गई। चिट्ठी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर भ्रम से युवक की चिट्ठी की जगह ये चिट्ठी मिली। एकाएक कोहनूर स्टेज पर मैं शकुंतला का अभिनय करने गई। देखा वही युवक दुष्यंत बना था। थोड़ी देर में दारोगा सुंदर सिंह उसे गिरफ्तार करने गया, पर दर्शक बिगड़ गए थे, इसलिए अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरफ्तार किया। राजकुमार का कसूर कुछ भी नहीं, अगर है तो सिर्फ यही कि उसने मुझे बचाया था। अक्षर अक्षर साहब पर चोट कर रहे थे। कनक ने कहा, और देखिए, यह है मिल्टन के चरित्र का दूसरा पत्र। कनक ने दारोगा की जेब से निकाला हुआ दूसरा पत्र भी साहब को दिखाया। इसमें हैमिल्टन के मित्र सुपरिंटेंडेंट मिस्टर मूर ने दारोगा को बिला वजह राजकुमार को गिरफ्तार कर बदमाशी के सबूत दिलाकर सजा करा देने के लिए लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि इस काम से तुम्हारे ऊपर हम और हैमिल्टन साहब बहुत खुश होंगे। मजिस्ट्रेट रॉबिन्सन ने उस पत्र को भी ले लिया। पढ़कर दोनों की तिथियां मिलाईं। सोचा, कनक की बातें बिल्कुल सच जान पड़ी। रॉबिन्सन कनक से बहुत खुश हुए। कनक ने भड़क कर कहा, वो दारोगा साहब भी यहीं तशरीफ रखते हैं, आपको तकलीफ होगी, चलकर आप उनके भी उत्तम चरित्र के प्रमाण ले सकते हैं। रॉबिन्सन तैयार हो गए। हैमिल्टन को साथ चलने के लिए कहा। कनक आगे आगे नीचे उतरने लगी। सुंदर सिंह के कमरे की ताली नौकर को दी और कुल दरवाजे खोल देने के लिए कहा। सब दरवाजे खोल दिए गए। भीतर सब लोग एक साथ घुस गए। दारोगा साहब करवट बदल रहे थे। रॉबिन्सन ने एक की छड़ी लेकर खोद दिया। तब तक नशे में कुछ उतार आ गया था, पर फिर भी वो संभलने लायक नहीं थे। रॉबिन्सन ने डांट कर पुकारा। साहबी आवाज से वो घबरा कर उठ बैठे। कई आदमियों और अंग्रेजों को सामने खड़ा हुआ देख चौंक कर खड़े हो गए, पर संभलने की ताब न थी। कटे हुए पेड़ की तरह वहीं ढेर हो गए। होश दुरुस्त थे, पर शक्ति नहीं थी। दारोगा साहब फूट फूट कर रोने लगे। साहब खड़े हैं और आप लेटे रहिएगा। कनक के नौकर खोद खोद कर दारोगा साहब को उठाने लगे। एक ने बांह पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। उन्हें विवश देख रॉबिन्सन दूसरे कमरे की तरफ चल दिए। कहा, इसे पड़ा रहने दो, हम शब समझ गया। ये कनक का अध्ययन कक्ष था। सजी हुई पुस्तकों पर नजर गई। रॉबिन्सन उन्हें खोलकर देखने के लिए उत्सुक हो उठे। नौकर ने अलमारियां खोल दी। साहब ने कई पुस्तकें निकाली। उलट पलट कर देखते रहे। इज्जत की निगाह से कनक की ओर देखकर अंग्रेजी में कहा, अच्छा मिस कनक, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इंसाफ, कनक ने मजे स्वर से कहा। साहब सोचते रहे। निगाह उठाकर पूछा, क्या तुम इन लोगों पर मुकदमा चलाना चाहती हो? नहीं। साहब कनक को देखते रहे। आंखों में ताज्जुब था और सम्मान। पूछा, फिर कैसा इंसाफ?
राजकुमार को बिला वजह तकलीफ दी जा रही है, वो छोड़ दिए जाए। कनक की पलकें झुक गईं। साहब कैथरीन को देख हंसने लगे, फिर हिंदी में बोले, हम कल ही छोड़ देगा, तुमसे हम बहुत खुश हुआ। कनक चुपचाप खड़ी रही। तुम्हारी पटलून क्या हो मिस्टर हैमिल्टन? हैमिल्टन को घृणा से देखकर साहब ने पूछा। अब तक हैमिल्टन को होश ही न था कि वो धोती पहने हुए हैं। नशा इस समय भी पूरी मात्रा में था। जब एकाएक ये मुकदमा पेश हो गया, तब उनके दिल से प्रेम का मनोहर स्वप्न सूर्य के प्रकाश से कटते हुए अंधकार की तरह दूर हो गया। एकाएक चोट खाकर नशे में होते हुए भी वो होश में आ गए थे। कोई उपाय न था, इसलिए मन ही मन पश्चाताप करते हुए यंत्रवत रॉबिन्सन के पीछे पीछे चल रहे थे। मुकदमे के चक्कर से बचने के अनेक उपायों का आविष्कार करते हुए वो अपनी हालत को भूल ही गए थे। पतलून की जगह धोती, और वो भी एक दूसरे अंग्रेज के सामने। उन्हें कनक पर बड़ा क्रोध आया। मन में बहुत ही क्षुब्ध हुए। अब तक वीर की तरह सजा के लिए तैयार थे, पर अब लज्जा से आंखें झुक गईं। एक नौकर ने पतलून लाकर दिया। बगल के एक दूसरे कमरे में साहब ने उसे पहन लिया। कनक को धैर्य देकर रॉबिन्सन चलने लगे। चलते समय हैमिल्टन और दारोगा को शीघ्र निकाल देने के लिए एक नौकर से कहा। कनक ने कहा, ये लोग शायद अकेले घर तक न जा सकेंगे, आप कहें तो मैं ड्राइवर से कह दूं इन्हें छोड़ावे। रॉबिन्सन ने सिर झुका लिया, मानो अपना अदब जाहिर कर रहे हों। फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कैथरीन से उन्होंने धीमे शब्दों में कुछ कहा, नीचे उसे अलग बुलाकर फिर अपनी मोटर में बैठ गए। कनक ने अपनी मोटर से हैमिल्टन और दारोगा को उनके स्थान पर पहुंचवा दिया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।